मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो देखो, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। कल अपन ने 5 क्वेश्चन देखे थे, आज आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, पहला नोन, वेयर पाथ लेंथ इज 5 टाइम्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमको डेटा दे रखा है कि जो पाथ लेंथ की बात कर रहा है, इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मेक बैक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मतलब पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो, डी ब्रॉगली के साथ हमने एक रिलेशन निकाला था, एक क्वेश्चन हमने कल भी करा था, जहाँ पे लैम्डा हमारे पास आया था 2πr/n। ध्यान है डी ब्रॉगली। और देखो, अगर नहीं ध्यान है तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिया था एक तो, ठीक है। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के हिसाब से लैम्डा इज h/mv। और फिर हमने बोर मॉडल से इसको कंपेयर करा था। तो बोर मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अगर मैं r को नीचे ले जाता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, nh/2πr। अब mv की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो इधर अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखो क्या आएगा, h/nh इंटू 2πr। h से h कैंसिल हुआ, तो इधर से क्या आ गया हमारे पास, इधर से लैम्डा की वैल्यू आ रही है देखो 2πr/n। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे थे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2πr/n। ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर जो डेटा हमको दे रखा है उसको हम ध्यान से देखें और कंपेयर करते हैं इसको और इसको, तो यहाँ से n आ गया 5। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 5th स्टेट में है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 5th स्टेट से आ रहा है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, 5th स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 हो गया हमारा। दिस इज 4 3 2 1। 5 से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, लेकिन फिर यहाँ पे बात कर रहा है, देखो, प्रोड्यूसिंग ऑल पॉसिबल फोटॉन्स, जितने भी पॉसिबल फोटॉन्स यहाँ पे ट्रांजिशंस में आएंगे, इफ फोटॉन हैविंग सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी। अब सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, 4 से 1। 5 से 1 हाईएस्ट हो गया, ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया। ये कैसे पता करा हमने, देखो n1 होना चाहिए लोएस्ट और n2 मैक्सिमम एनर्जी के लिए मैंने तुमको पढ़ाया है, तो सेकेंड हाईएस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड हाईएस्ट एनर्जी। तो इसका मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, 4 से 1। अब इसके लिए अगर मैं एनर्जी लिखता हूँ, हमको दे रखा है सैंपल किसका है, हाइड्रोजन एटम का। तो इसके लिए अगर मैं एनर्जी लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 z² की जगह 1² अपॉन 1/1² माइनस 1/4²। फिर बोल रहे हैं कि ये जो फोटोन की एनर्जी है, यही एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं लिथियम+2 में किसी एक्साइटेशन के लिए। तो ना तो मुझे उसका बेस पता है और ना ही मुझे उसकी एक्साइटेड स्टेट पता है, लेकिन मुझे ये पता है यही एनर्जी यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये एनर्जी लिथियम में जो ट्रांजिशन होगा उसकी एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये जो यहाँ पे हमने डेटा लिखा है, किसके लिए लिखा है, दिस इज़ फॉर लिथियम+2, जिसके लिए z कितना होता है, 3। तो अगर मैं वैल्यूज़ इधर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखो इक्वेशन किस तरीके से बन रही है यहाँ पे, 13.6 1/1² माइनस 1/4², ये LHS हो गया। RHS हुआ 13.6 इंटू 3², और ना मेरे को n1 पता है और ना ही n2 पता है, और दूसरा कोई इक्वेशन बनाने का स्कोप यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये कंपेयर करने पड़ेंगे। अब देखो, इधर इस वाले पोर्शन को अगर मैं देखता हूँ और इधर से इसको कंपेयर करने की कोशिश करूँ, तो इस 9 को अंदर ले जाने पे ये वाला पोर्शन तो सेम हो गया। इसको अंदर ले जाने पे ये बनना चाहिए 1², मतलब यहाँ पे होना चाहिए 3², तभी ये 1² बनेगा। और ये बनना चाहिए 4²। ये 4² कब बनेगा, जब यहाँ पे 12² हो। ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है कि n1 इज़ 3 एंड n2 इज़ 12। तो जो लिथियम है वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है, 12th। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक के साथ बस जाना है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन सवाल दिख रहा है। अ केमिस्ट हैज़ 1 मोल ऑफ H एटम, ही फाइंड्स दैट एन एब्जॉर्प्शन ऑफ 410 किलो जूल, हाफ ऑफ x एटम्स। ये सॉरी, इसको यहाँ पे करेक्ट करो, देखो दिस शुड बी x एटम्स, ये H नहीं होगा, ये x होगा।
हाफ ऑफ एक्स एटम्स ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन टू अदर हाफ। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्स एटम्स हैं, उनमें से आधों ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाफ पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब आधों ने इलेक्ट्रॉन लूज करा और आधों ने इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो पहले जितना चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। आधों ने लूज करा होगा तभी आधों ने गेन करा होगा, तो एक्स है, उसमें से हाफ ने इलेक्ट्रॉन लूज करा पहले, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ एसोसिएटेड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हाफ मेरे को दिख रहा है मल्टीपल, तो यहाँ पे मैंने इसको भी हाफ कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करा, बाकी हाफ एटम्स ने एब्जॉर्ब करा, ठीक है, और बाकी हाफ एटम्स ने एब्जॉर्ब करा तो फिर क्या हो जाएगा, हाफ एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन देना आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये नेगेटिव आएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज इज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। अब अगर मैं 1 + 2 करता हूँ तो क्या आया, हाफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हाफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि ये माइनस में होगा, और ये वैल्यू हमको दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 410 किलो जूल्स। क्या हुआ, आधे एटम्स ने इलेक्ट्रॉन दिया और बाकी आधे ने उस इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, यही तो बोल रहा है ये वाला स्टेटमेंट, हाफ ऑफ एक्स एटम्स ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन टू अदर हाफ, अगर इतनी एनर्जी दी जाए तो मतलब इन दोनों इक्वेशंस की एनर्जी का सम ये हो गया 410 किलो जूल्स। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ा तमीज से लिख लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू इसका 2 टाइम्स, मतलब 820 किलो जूल, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ ऑल द रिजल्टिंग x माइनस आयंस आर सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू x प्लस आयंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जितने भी x माइनस हैं वो x प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो जितने भी x माइनस हैं, तो x माइनस कितने हैं, इनमें से आधे हमारे पास x माइनस हैं, तो x का हाफ मेरे पास x माइनस है, ये सारे कन्वर्ट हो गए प्लस में, मतलब हाफ x प्लस, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे इस ट्रांजिशन में, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो न्यूट्रल होएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का केस आ गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसा करने में वो क्या बोल रहा है कि इधर एन एडिशन ऑफ 735 किलो जूल इज रिक्वायर्ड, मेरे को मतलब 735 किलो जूल एनर्जी ये काम करने के लिए और चाहिए, तो इतनी एनर्जी और चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, ये वाली इक्वेशन को, अब हमारे पास डेटा की बहुत कमी है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस इक्वेशन को मैं ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से बना सकता हूं। किस तरीके से, फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज रखा जाए, सेकेंड वाली इक्वेशन को रिवर्स करके अगर मैं ऐड कर देता हूं, सेकेंड वाली इक्वेशन को, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं रिवर्स करके ऐड कर देता हूं, मतलब इधर से इधर, देखो किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, पहली इक्वेशन को एज इट इज लिखो हाफ एक्स, ठीक है, और सेकेंड में ये वाला ऐड करना है मुझे पहले, ये वाला ऐड करना है, ठीक है, ये ऐड करना है मुझे पहले, ठीक। तो हाफ एक्स, या चलो इसको मैं एक बार ऐसे इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी, हाफ एक्स प्लस और इलेक्ट्रॉन, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके, मतलब हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन, तो देखो LHS RHS में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको अगर तुम नेट ऐड करते हो, ये कितना आ रहा है, हाफ एक्स माइनस गिव्स हाफ एक्स प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन चाहिए हमको, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो, सेम आ रही है। तो ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ा, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड को रिवर्स करके। तो फर्स्ट को एज इट इज ऐड कर रहे हो तो हाफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड वाले को क्योंकि रिवर्स कर दिया तो उसका साइन जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो गया, ठीक है, एनर्जी का, क्योंकि पहले रिलीज हो रही थी तो नेगेटिव में लिया, अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स ले रहा हूँ तो उसमें ये एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिया, और ये डेटा हमको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 735 किलो जूल्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज इक्वल टू
1470 किलो जूल। इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं। और यहाँ पे ये जो आया इसको हमने थर्ड बोल दिया। अब देखो इसको ध्यान से, सॉरी इसको नहीं, इसको थर्ड बोल दिया। ठीक है, इसको हटाओ, हमने इसको थर्ड बोल दिया। ठीक, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना बहुत आसान है। 3 और 4 को ऐड कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन अपोजिट है दोनों में, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है, 3 और 4 को हमने क्या करा, यहाँ पे ऐड कर दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इससे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करा जाए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। ठीक है, इसको क्या करें अपन, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। ठीक है, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बजाय ऐड करने के हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 4 माइनस 3। देखो 4 माइनस 3 करने से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 4 में ई ए पॉजिटिव है। तो 4 माइनस 3 अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस एक्टिवेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम, दैट इज 1470 प्लस 820। सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर लो यहाँ से। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो लेट्स मेक दिस माइनस। ठीक है, ये माइनस 820 हो जाएगा। तो 1470 में से हमने 820 क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है बात? तो इधर से ये क्या आया, ट्वाइस ऑफ एक्टिवेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो कैंसिल ही हो गया। मैं बार बार एक्टिवेशन एनर्जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली अपन वही पढ़ रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा 1470। ठीक है, दिस इज माइनस 820, कितना आया, 056 650 किलो जूल्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी आ गई, 650 अपॉन 2, दैट इज 325। दिस विल बी द आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आ गया 325 किलो जूल्स। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो कुछ काफ़ी डरावनी सी इक्वेशन दिख रही है ये। ठीक है, इक्वेशन को मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो। चलो कोई बात नहीं, चलो देखो इस इक्वेशन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन को देखते हैं पहले, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। द वेव फंक्शन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, मतलब एक 2s ऑर्बिटल के लिए हमको वेव फंक्शन गिवन है। अगर इक्वेशन ढंग से नहीं दिख रही है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, साई 2s 1/4 अंडर रूट 2 पाई, पाई अंडर रूट में है, ब्रैकेट में 1/a0 3/2 2 माइनस आर अपॉन a0। ठीक है, e माइनस आर अपॉन a0। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ये हमको इक्वेशन दे रखी है किसके लिए, 2s के लिए। दिस इज द इक्वेशन गिवन फॉर 2s। अब बोल रहा है इट हैज़ अ नोड एट r इक्वल्स टू r0। इस डेटा को लिखा जाए पहले, नोड एट r इक्वल्स टू r0, फाइंड रिलेशन बिटवीन r0 एंड a0। ठीक है, अब देखो ये हम जानते हैं कि सिर्फ साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। नोड ऐसा पॉइंट होता है, नोड क्या होता है, नोड इज द पॉइंट जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो करने के लिए मुझे साई स्क्वायर से मतलब है। देखो यहाँ पे मुझे साई से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे होना चाहिए, साई स्क्वायर से, क्योंकि वो डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी। तो मैं साई स्क्वायर 2s पे फोकस करूंगा, और क्योंकि नोड की बात कर रहा है तो ये जीरो होना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। ठीक है, अब साई स्क्वायर 2s को जीरो करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है,
देखो कैसे, क्यों मैं एक ही पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। अगर हम इसको देखें तो ये तो कांस्टेंट है यार, ए नॉट हो गया हमारा बोर रेडियस फॉर द फर्स्ट ऑर्बिटल जो कांस्टेंट होता है, 0.529 करके हमने पढ़ा है। ये कांस्टेंट है ही 4√2 पाई और 3/2, तो ये पूरी टर्म तो ज़ीरो हो ही नहीं सकती है। और फिर ये पता है तुमको, मैं पहले बता चुका हूँ, किसी का स्क्वायर ज़ीरो होने का मतलब उसका ओरिजिनल इक्वेशन ज़ीरो रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो नहीं हो पाएगा, एक्सपोनेंट में है, ये ज़ीरो कैसे होएगा, आर को आर नॉट रखूँगा तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट, सिर्फ ये ज़ीरो हो सकता है। समझ में आ रहा है कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हाइजेनबर्ग में अपन ने, सॉरी श्रोडिंगर में देखा था। तो इसको सिर्फ ज़ीरो करना है तुमको, ठीक है, सिर्फ इस वाली इक्वेशन को हमको फोकस करना है और इसको ज़ीरो करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल में रिड्यूस हो गया, 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट, ये ज़ीरो होना चाहिए ताकि ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो सके। मेरे को प्रोबेबिलिटी ज़ीरो करने के लिए सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो करना पड़ेगा। तो ये ज़ीरो करने पे यहाँ से क्लियरली आर किसके बराबर आ रहा है हमारा। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि मैं नोट की बात कर रहा हूँ तो नोट किस पे प्रेजेंट है, आर इक्वल्स टू आर नॉट पे। तो ये आर की जगह मुझे यहाँ पे इसको आर नॉट सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए क्योंकि हम नोट पे आ गए हैं। तो यहाँ से सॉल्व करने पे देखो आर नॉट कितना आ रहा है, आर नॉट आ जाएगा 2a0, ठीक है। तो आर नॉट विल बी इक्वल टू 2a0। तो ये पूछा था हमसे रिलेशन इनके बीच में। अब ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में भी आ सकता है, इसको यहाँ पे x दे देगा और पूछेगा x की वैल्यू क्या है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो गया, अपना आंसर हो गया आर नॉट इज ट्वाइस ऑफ ए नॉट, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड वेवलेंथ फॉर 100 ग्राम पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, चलो इसको देख लेते हैं फिर भी। इसके बी पार्ट को अगर हम देखें तो मास कितना दे रखा है हमको, 100 ग्राम, विच मीन्स 0.1 kg, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, सारा डेटा दे ही रखा है। हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है डायरेक्टली, बहुत ही कुछ सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये वेवलेंथ पूछ रहा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो डी ब्रॉगली से निकालो mv, h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34, मास हो गया अपना 0.1 और वेलोसिटी हो गया 100, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो नीचे तो सारा यही आ रहा है, तो ये 6.626 आ गया और डेसिमल में क्या हो जाएगा -34, ये ऊपर गया -32, ठीक है। और 0.1, सॉरी ये 10⁻⁻2 करके जाएगा 10⁻⁻35, एक ही ऊपर जा रहा है 10⁻⁻35। ये आ गया आंसर, दिस विल बी दी वेवलेंथ। तो बी पार्ट तो काफ़ी सिंपल था इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी इज गिवन बाय। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए इस तरीके से हमको एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है 2zr अपॉन एन ए नॉट एंड के इज़ कॉन्स्टेंट, ए नॉट इज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इन बी 3+ आयन। अब कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की मैक्सिमम हो। देखो इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ, और ये हमसे यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, किसके लिए, 1s के लिए। तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसको अगर से डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास 1s हो गया कितनी दूरी पे, r दूरी पे, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा रीजन ले लिया जो इससे dr दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, dr दूरी पे। तो अब हमको निकालना है r एंड dr पे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r एंड r प्लस dr, मतलब मैं यहाँ निकालूंगा r पे और यहाँ निकालूंगा, ठीक है। इस मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस यही होगा, बोर के मॉडल के हिसाब से ऑर्बिट के आसपास इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी of finding an electron, probability of finding electron at a distance r and r plus dr। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो मैं एक रेडियल फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, मुझे एक रीजन में प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो वो क्या होगी 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, साई स्क्वायर आर। स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सिर्फ साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, इसका स्क्वायर यहाँ पे कंसीडर करा। अब इसको देखो, इसको अगर मैं साई की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, साई की वैल्यू दे रखी है तो के स्क्वायर और ई माइनस सिग्मा, स्क्वायर करा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस पे फोकस करो, 4 पाई और के, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो इनको मिला के हम एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं इस तरीके से, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो फाइनली एक्सप्रेशन ये आ रहा है आर स्क्वायर ई माइनस 2z r अपॉन ए नॉट। ठीक है, ये हमारे पास एफ आर आ गया, तो मैं यहाँ पे एफ आर को लिख लेता हूँ। रेडियल फंक्शन हमारे पास आ रहा है, कांस्टेंट है एक आर स्क्वायर ई माइनस 2z r अपॉन एन ए नॉट। अब मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए क्या केस होता है, उसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, या सॉरी उसका डी मतलब डिफरेंशिएशन ज़ीरो होना चाहिए, सॉरी, तो ये डी एफ आर अपॉन आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके इसको ज़ीरो कर दें, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम आर के रेस्पेक्ट में। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, अच्छा दो फंक्शंस का मल्टीपल है, ठीक है, तो इतना डिफरेंशिएशन तो आई गेस आना चाहिए। चलो देखो इधर, ये एक्सप्रेशन है हमारा, ये कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे आर वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले अगर मैं आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2r इंटू दूसरा एक्सप्रेशन एज इट इज़, मतलब e माइनस 2z r अपॉन एन ए नॉट, प्लस अब की बार e को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 2r प्लस e माइनस 2 पाई r 2z r सॉरी अपॉन एन ए नॉट इंटू, अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये कितना आ रहा है मेरे पास माइनस ऑफ 2z अपॉन ए नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एन को चाहो तो आप हटा सकते हो, क्यों हटा सकते हो, हम 1s की बात कर रहे हैं और 1s के लिए एन कितना है 1 है, ठीक है, तो फंक्शन थोड़ा इजी रहे, एन को यहाँ से 1 ही कर देते हैं, डायरेक्टली 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो होने के लिए एक ही कंडीशन दिखती है, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो नीचे तो 2r और ये इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है अपने पास, इसमें से r वाले पोर्शन को अगर मैं हटा देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा e माइनस 2z r, ई नॉट को बाहर ले लो, ठीक है, और r को भी कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसको अगर मैंने ये करा तो ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ मैंने गलती कर दी है, इसको करेक्ट कर लो, टू आर मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो देखो यहाँ से ये क्या आ रहा है, इसको मैं अगर कॉमन लेता हूँ माइनस 2rz अपॉन ए नॉट, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना कॉमन लेके, तो ये वाला पोर्शन ज़ीरो होगा, ये एक्सपोनेंट ज़ीरो नहीं हो सकता तुम्हारे पास, तो इसको मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, अंदर जो बच रहा है उसमें यही वाला पोर्शन बच रहा है, ठीक है, तो इसको अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो देखो यहाँ से r कितना आ रहा है, r मेरे पास यहाँ से आ गया ए नॉट बाय जेड, आर कितना आ गया ए नॉट बाय जेड। अब हमको ए नॉट की वैल्यू दे रखी है, ए नॉट हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में 52.9 पिकोमीटर्स, ठीक, जेड पेरिलियम के लिए निकालना है 4 हो गया, ये कितना आया, दिस इज 13.2
225 पिकोमीटर्स। हमको इंटू 1000 करके आंसर देना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर विल बी 13225 पिकोमीटर्स। ठीक है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी, थोड़ा घुमा के करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स इन 4D ऑर्बिटल। अब ये कुछ काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो रेडियल नोड्स निकालने के लिए बोल रहा है और एंगुलर नोड्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो इनको तो हमने पढ़ा ही है। रेडियल नोड्स के फॉर्मूले क्या होते हैं? रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। हमसे किसके लिए पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है 4D के लिए। तो 4D के लिए n हो गया 4 और l हो गया 2। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 4 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 1। एक रेडियल नोड होगा। ठीक है, या ए पार्ट कर रहे हैं हम। और इसमें फिर एंगुलर नोड भी पूछ रहा है। एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं भाई? पढ़ा है अपन ने, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल मतलब 2। ये एंगुलर नोड हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ गया ये तो। नेक्स्ट, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो इसके लिए तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, और 12th इलेक्ट्रॉन कौन सा? लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन? n कितना है? 3। किस में गया है? 0, मतलब s में गया है तो l 0। ठीक है, l 0 है तो m तो 0 ही होगा, एक ही ऑर्बिट होता है और कुछ होगा नहीं। s देखो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस हाफ, ये मैंने एक्सप्लेन करा भी था। ये भी करेक्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये भी करेक्ट है। ठीक है, फिर जब हम पेयरिंग कराते हैं तो अपोजिट स्पिन होता है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट तो तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो और तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि पहला जो है वो क्लॉकवाइज ही आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इधर अगर मैं ये देखता हूँ तो ये प्लस हाफ हो गया, और अगर ये देखते हैं तो ये माइनस हाफ हो गया, इसलिए दोनों की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ये क्लास में भी हमने डिस्कस करा है, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो ठीक है, बी पार्ट भी हो गया, सिंपल था। सी पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन ऑफ कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ है, ध्यान रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s2 3d7 होता। ठीक है, कोबाल्ट, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं 3+ के लिए, तो आउटर मोस्ट से हटने स्टार्ट होंगे। आउटर मोस्ट ये है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया। तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनी वो ये बनी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। ठीक है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब इसमें हमसे पूछ रहा है स्पिन, तो उसके लिए हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो लास्ट वाले में अगर मैं देखता हूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 5 ऑर्बिटल में फिट करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड होंगे। देखो ये 3d6 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा रहेगा। पहले सारे सिंगल ऑक्यूपेंसी और फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कर गया, तो 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, दैट विल बी n+2 मतलब √24। ठीक है, √24 इज अप्रॉक्सीमेटली 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोई मिल गया टाइप। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ डेटा दे रखा है। ऑन इज विजिट टू आवर प्लेनेट अर्थ ब्रॉट अ सैंपल कंटेनिंग 100 आइडेंटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखो, कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स हैं अपने पास 100। उसके बाद बोल रहा है z कैन बी फ्रैक्शनल।
ठीक है, ये इसने यहाँ मेंशन कर दिया, तो कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि z फ्रैक्शन में आ रहा होगा। He gave these atoms to Rohit, asking him to analyze them. He further gave Rohit the following information. Out of the given atoms, some are in ground state and some others are in a higher energy level n equals to x. मतलब कुछ एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट में, मतलब n इक्वल्स टू 1, ठीक है। कुछ एटम्स हैं एक अलग एक्साइटेड स्टेट में। फिर दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ गिवन एटम इज, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है हमको n इक्वल्स टू 1 के लिए, जो दे रखा है -192 eV। इससे कुछ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो पहले इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये तुमको पढ़ाया है मैंने। तो टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, -192 का हाफ -96 eV, ये टोटल एनर्जी हो गया। जेड स्क्वायर का तो यहीं से पता चल जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -96, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखो जेड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 7.05 समथिंग आ रहा है फ्रैक्शन में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा ढंग से लिख लें तो जेड स्क्वायर हमारा 7.05 के आसपास आ रहा है। मैं जेड स्क्वायर में ही छोड़ देता हूँ, बाद में सारे डेटा में जेड स्क्वायर ही ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट मार्क कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे और क्या डेटा दे रखा है। सेकंड बोल रहा है व्हेन द सैंपल इज एक्सपोज टू रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 155 नैनोमीटर, ठीक है। कुछ रेडिएशंस की बात हो रही है जिनका वेवलेंथ हमको पता है, वेवलेंथ इज 155 नैनोमीटर, मतलब 1550 एंगस्ट्रॉम। तो पहले यहाँ से इनकी एनर्जी निकाल लेते हैं, 12400 अपॉन 1550, कितना आ रहा है ये, 8 टाइम्स 8 eV, ठीक है। तो जो भी रेडिएशन है उनकी एनर्जी 8 eV है, ठीक है। काफ़ी डेटा आ गया हमारे पास। अब बोल रहा है व्हेन द सैंपल इज एक्सपोज टू दिस द इलेक्ट्रॉन्स जंप टू अनदर हायर एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू x प्लस 3, और जब वो वापस ट्रांजिशन करते हैं तो 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। अब इसको समझो, यहाँ पे एक दे रखा है हमको ग्राउंड स्टेट 1, फिर दे रखा है एक और स्टेट x, और फिर दे रखा है x प्लस 3। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो वेवलेंथ है ये एक्साइटेशन कर रही है किसी एनर्जी लेवल पे। तो अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ग्राउंड स्टेट से ही एक्साइटेशन हो रहा हो, या फिर यहाँ से ही एक्साइटेशन हो रहा हो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की भी मैं बात करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की हम बात करते हैं, तो वो भी होता है 10.2 जेड स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 72 eV के आसपास, और एनर्जी अवेलेबल सिर्फ इतनी है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ग्राउंड स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी ट्रांजिशन हो रहा है वो x से x प्लस 3 पे हो रहा है, ठीक है। हालांकि वो बोल भी रहा है इलेक्ट्रॉन जंप टू अनदर हायर एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू x प्लस 3, लेकिन उसने ये स्पेसिफाई नहीं करा कहाँ से। तो वो हमने जज करा इधर से कि x से ही x प्लस 3 पे जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की भी बात करता हूँ तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली इतने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मैं पेज टर्न ओवर नहीं करता हूँ ताकि क्वेश्चन दिखता रहे, मैं यहीं पे रेज कर रहा हूँ इसको, ठीक। तो जो डेटा है उसको अपन एक बार फिर से लिख लेंगे। अभी तो मेरे पास सिग्निफिकेंट डेटा यही है कि एक्साइटेशन x से हो रहा है, ठीक है। देखो चलो इसको, तो अब हमको ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, n इक्वल्स टू x टू n इक्वल्स टू x प्लस 3, ये ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज द ट्रांजिशन, ठीक है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए इक्वेशन लिख ली जाए, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 स्क्वायर, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे, 8 eV एब्जॉर्ब करने पे, ठीक है। ये डेटा ये हमको पता है, हमने अभी निकाला था। 13.6 जेड स्क्वायर टोटल एनर्जी के बराबर है, जो कि 96 आई थी। तो यहाँ पे 96 डाल देते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं
तो ये अपने पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। देखो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं आती हैं, तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके चेक कर सकते हो, आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। ठीक है, मतलब ये 1 था, ये 3 आया, और ये कितना होगा फिर 6। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 3 to 6, ये हमको पता चल गया। अब पहले मैं पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस वेवलेंथ, तो कहाँ जा रहा है 6 में, तो हमारा ए का आंसर हो गया n इक्वल्स टू 6। ठीक है, पहला पोर्शन समझ में आया, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, क्या बोल रहा है उसमें, काफ़ी अच्छा पार्ट है वो भी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच हैड देयर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इनिशियली। अब इसके लिए मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसके लिए एक डेटा भी दे रखा है अपन को। क्या डेटा दे रखा है, 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स आर प्रोड्यूस जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में था, 6 में। 6 से वो कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड में आ रहा है। तो अपन ग्राउंड तक देख लेते हैं। ये वो हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 से आ रहा है ग्राउंड तक। अब कितने एटम्स चाहिएंगे टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, या तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली। ठीक है, फॉर्मूला पर बता रखा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, वहाँ से n आ जाएगा। या फिर देखो ऐसे कर सकते हो, एक डायरेक्टली इधर आया, ठीक है, एक इधर तक आया, और फिर उसके बाद इधर आया। ठीक है, सिमिलरली, तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं सारे केसेस, या चलो मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ, अपन इसको इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा इजी वे में ड्रॉ करते हैं ताकि नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना आसान हो जाएगा। ये तरीका तुम जब भी निकालना हो इसको फॉलो करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ट्रांजिशन हमको कहाँ से कहाँ देखना है, तो देखो पहले ये सीधा बना लो। एक केस क्या होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, तो एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है ये जो स्टेप में आ रहा है। ठीक है, फिर एक केस अपने पास हो जाएगा कि यहाँ से आया 4 तक, और 4 से डायरेक्टली नीचे, और इधर से 3 तक, और 3 से डायरेक्टली नीचे। देखो इसमें सारे केसेस कवर हो गए, 6 से 5, ठीक है, 5 से 4, इस तरीके से। अब टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये टोटल 5, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई 10। बाकी तुम फॉर्मूला निकाल के भी, फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हो। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हमको दे रखी हैं 10, तो उसके लिए हमको यहाँ पे पता चल रहा है दिस इज़ एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4। तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस के करस्पॉन्डिंग 4 एटम से काम चल जाएगा। इसका मतलब जो 6 एक्साइटेड स्टेट तक एटम गए थे वो सिर्फ 4 एटम्स थे। ठीक है, तो जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में रह गए, रिमेनिंग ऑल एटम्स विल बी इन ग्राउंड स्टेट, रिमेनिंग एटम्स विल बी इन ग्राउंड स्टेट। समझ पा रहे हो इस बात को। तो रिमेनिंग एटम्स कितने हो गए, टोटल 100 थे, उसमें से 4 एटम्स थे जो एक्साइट हुए, मतलब 96 एटम्स टोटल होंगे जो किस में होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो हमारा बी का आंसर हो जाएगा 96। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराता हूँ।